जय भीम। कॉलेजों में कैसे और क्यों होता है दलित आदिवासी छात्रों से भेदभाव? चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। मुंबई में मेडिकल की छात्रा डॉक्टर पायल तड़वी की खुदकुशी और जातिगत उत्पीड़न के आरोपों के सामने आने के बाद कॉलेज कैंपसों में जातीय भेदभाव का मुद्दा भी सामने आया है। इस घटना ने 3 अहम मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। ये 3 मुद्दे हैं: उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव, आदिवासी और दलित समुदाय से आने वाले छात्रों की मानसिक और भावनात्मक परेशानियां, छात्रों की इन परेशानियों को लेकर लोगों का उदासीन रवैया। मुंबई में मेडिकल फर्स्ट ईयर की छात्रा क्षितिजा ने बताया, कुछ लोग कहते हैं कि तुम कैटेगरी से हो, वो हमें ताना मारते हैं और कहते हैं कि तुम नीची जाति के हो, तुम्हें आगे बढ़ने का हक नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने का हक है, हमें समुदाय को आगे ले जाने का हक है। महाराष्ट्र के बीड से ताल्लुक रखने वाले धनंजय मुंबई में सामाजिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। धनंजय उन जातिगत पूर्वाग्रहों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने देखा और अनुभव किया है। धनंजय कहते हैं, हमारे समुदाय की गोरी लड़कियों से अक्सर इस तरह के सवाल किए जाते हैं, तुम इतनी सुंदर हो, तुम दलित कैसे हो सकती हो? ये भी जातिगत भेदभाव का एक उदाहरण है। पायल का मामला मुंबई में होने की वजह से चर्चा में आ गया, लेकिन ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जिन पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। कैंपस में कास्टिज्म के अलग अलग रूप। क्या कॉलेज कैंपसों में जातिगत भेदभाव इतना आम है? स्वतंत्र पत्रकार और बहुजन कार्यकर्ता दिव्या कंडुकुरी इसका जवाब हान में देती हैं। वो कहती हैं, ये हर यूनिवर्सिटी में है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनकी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती या दर्ज नहीं होती। दिव्या कहती हैं कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव अलग अलग स्तरों पर हो सकता है। मिसाल के तौर पर छात्रों और छात्रों के बीच, प्रोफेसर और प्रोफेसर के बीच, छात्रों और प्रोफेसर के बीच। वो कहती हैं, बड़े कॉलेजों में जाने वाले दलित आदिवासी छात्र आमतौर पर पहली या दूसरी पीढ़ी के होते हैं। वो बड़ी उम्मीदों के साथ कॉलेज जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद पहली चीज़ जो बाकी लोग उन्हें याद दिलाते हैं वो ये कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आप आरक्षित वर्ग से आते हैं और आप कुछ खास तरह के कपड़े पहनते हैं। लोग ऐसी बातें कहते हैं जिनमें कहीं न कहीं जातिगत पूर्वाग्रह छिपा होता है। इन सब से छात्रों का मानसिक उत्पीड़न और बढ़ जाता है। मैंने खुद ये सब झेला है। पायल के माता पिता का कहना है कि वो भी ऐसे ही तनाव से गुजर रही थीं। खत्म होती प्रतिभाएं। ये पहली बार नहीं है जब दलित आदिवासी समुदाय के किसी प्रतिभावान युवा को असमय मौत को गले लगाना पड़ा है। अगर पिछले 10-12 वर्षों में कुछ ऐसे ही चर्चित मामलों को खंगालें तो खुदकुशियों की एक लंबी लिस्ट नजर आती है। 2008 में तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सेंथिल कुमार ने अपने हॉस्टल के कमरे में खुद को फांसी लगा ली थी। सेंथिल हैदराबाद में रहकर पढ़ा रहे थे और उनकी आत्महत्या ने पूरे देश को दहला दिया था। 2010 में देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स में पढ़ाई कर रहे बाल मुकुंद भारती ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। 2012 में एम्स के ही एक अन्य छात्र अनिल कुमार मीणा ने अपनी जान दे दी थी। 2013 में हैदराबाद में पीएचडी कर रहे मदरी वेंकटेश ने आत्महत्या कर ली थी। वर्ष 2016 में हैदराबाद एक बार फिर आत्महत्या का केंद्र बना जब पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। ये सभी घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं। वो क्या वजहें हैं जिन्होंने इन युवा छात्रों को आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर किया? थोरात समिति रिपोर्ट। साल 2007 में एम्स में जातिगत भेदभाव की शिकायतों के बाद भारत सरकार ने 3 सदस्यों वाली एक जांच समिति बनाई। समिति की अगुवाई वरिष्ठ अर्थशास्त्री और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजिस्का के तत्कालीन चेयरपर्सन सुखदेव थोरात ने की। इस समिति का मकसद इसकी पड़ताल करना था कि क्या दलित और आदिवासी छात्रों को सचमुच भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी वो शैक्षणिक संस्थानों की आंखें खोलने वाली थी। अपनी पड़ताल के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एम्स के लगभग 72% दलित और आदिवासी छात्रों ने किसी न किसी तरह का जातिगत भेदभाव झेला था। वहीं 85% छात्रों का कहना था
कि मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाओं में परीक्षक ने उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया। आधे से ज्यादा छात्रों ने कहा कि वो प्रोफेसरों से बातचीत करने में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि प्रोफेसर उनके प्रति उदासीन रहते हैं। 1/3 छात्रों ने ऐसा महसूस किया कि उनके प्रोफेसर उनकी जाति की वजह से उनकी अनदेखी करते थे। थोरात समिति ने दलित आदिवासी समुदाय के 25 छात्रों से अपने अनुभव साझा करने को कहा था। शायद ये पहली बार था जब शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की कोई स्टडी हुई हो। बड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव। प्रोफेसर थोरात कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले भेदभाव पर ज्यादा गौर नहीं किया। उन्हें लगा कि पढ़े लिखे लोग जात पात में यकीन नहीं करते, लेकिन सच तो ये है कि शैक्षणिक संस्थान बाकी समाज से अलग नहीं है। प्रोफेसर थोरात के मुताबिक पहले सिर्फ तथाकथित ऊंची जातियों के लड़के उच्च शिक्षा के बारे में सोच पाते थे, लेकिन आज गांवों और पिछड़े इलाकों के दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़के लड़कियां सब कॉलेज जाते हैं। चूंकि हर तबके और पृष्ठभूमि के छात्र कॉलेज आते हैं, वो अपने पुराने विचारों और पूर्वाग्रहों को साथ लेकर आते हैं। इसीलिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी ये पूर्वाग्रह साफ नजर आते हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर अंजलि आम्बेडकर मानती हैं कि कई बार जातिगत भेदभाव स्पष्ट रूप से सामने आता है और कई बार छिपे हुए रूपों में, लेकिन ये चाहे जिस भी रूप में हो, इससे दलित आदिवासी छात्रों पर तनाव और दबाव बढ़ता है। प्रोफेसर अंजलि सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के पोते प्रकाश आम्बेडकर की पत्नी हैं। अंजलि कहती हैं, पायल की खुदकुशी के बाद लोग सोशल मीडिया पर डॉक्टरों पर काम के दबाव के बारे में भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है और ऐसे इस एक मामले को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर लोग आपको ताना मारते हुए कहते हैं कि किसी खास जाति से ताल्लुक रखने की वजह से आप योग्य नहीं हैं, तो ऐसे में ये तनाव 10 गुना बढ़ जाता है। आरक्षण पर पूर्वाग्रह। डॉक्टर बालचंद्र मुंगेकर मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वो कहते हैं, कॉलेज कैंपसों में अक्सर जातिगत भेदभाव की उपज जाति आधारित आरक्षण को बताया जाता है, जबकि कोटा सिस्टम को पिछड़े तबके के छात्रों को बराबर मौके देने के लिए लागू किया गया था। डॉक्टर मुंगेकर कहते हैं, आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले छात्रों को बाकी लोग कमतर आंकते हैं। मीडिया और बाकी जगहों से भी इसी धारणा को हवा दी जाती है। आरक्षण का लाभ लेने वाले दलित आदिवासी छात्रों की मेरिट, योग्यता पर सवाल उठाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं में कम स्कोर करने वाले छात्र मोटे पैसे देकर मैनेजमेंट कोटा के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले लेते हैं। अंजलि आम्बेडकर का मानना है कि आदिवासी और दलित छात्र कोटा के जरिए दाखिला जरूर पा जाते हैं, लेकिन बड़े शिक्षण संस्थानों में उनकी जिंदगी आसान नहीं होती। टीवी एक्ट्रेस रेशमा रामचंद्र ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, तथाकथित ऊंची जाति कि वो महिलाएं जो पायल या किसी दूसरे दलित छात्र को ताने मारती हैं, क्या वो महिला आरक्षण के बारे में भूल गई है? जो महिलाएं डॉक्टर या इंजीनियर बनती हैं, उनमें से लगभग आधी ऐसी होती हैं जो महिला कोटे की वजह से इस मुकाम तक पहुंच पाती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर मुंगेकर आरक्षण के मसले पर ईमानदार चर्चा की जरूरत पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, आरक्षण के बारे में कई गलतफहमियां हैं और इन्हीं गलतफहमियों की वजह से भेदभाव का जन्म होता है। इस मुद्दों पर ईमानदारी और विस्तार से चर्चा नहीं होती है। हालांकि डॉक्टर थोरात को लगता है कि सिर्फ चर्चा और बातचीत काफी नहीं होगी, कानून और मदद की जरूरत। साल 2013 में आंध्र प्रदेश अविभाजित हाई कोर्ट ने मीडिया में छात्रों की खुदकुशी की खबरें पढ़ सुनकर मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इस बारे में कुछ अहम निर्देश दिए। अदालत ने विश्वविद्यालयों से इन आत्महत्याओं के संभावित वजहों का पता लगाने और इन्हें रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। मकसद था भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकना, लेकिन रोहित वेमुला की आत्महत्या ने ये दिखा दिया कि शायद ये कदम भी काफी नहीं थे। प्रोफेसर थोरात कहते हैं, सरकार कुछ प्रावधान तो लाई, लेकिन प्रावधानों की अपनी सीमा होती है।
प्रावधानों को कानून में बदला जाना चाहिए और इनके उल्लंघन को अपराध का दर्जा दिया चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम रैगिंग की बात करें तो ये एक बड़ी समस्या थी, लेकिन यूजीसी और राज्य सरकारें कड़े कानून लेकर आईं और अब आप देख सकते हैं कि ये समस्या बहुत हद तक कम हो गई है। यूजीसी ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने को कहा है, लेकिन बहुत से संस्थानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। आईआईटी बॉम्बे ऐसे कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जहां साल 2017 में यह खास सेल बनाया गया था। आईआईटी बॉम्बे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि भेदभाव से जुड़े मामलों को उनका संस्थान किस तरह से संभालता है। जो भी छात्र भेदभाव का शिकार होता है वह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसके बाद संस्थान का वह खास सेल अपनी जांच के दौरान उस छात्र की पहचान सार्वजनिक ना होने की जिम्मेदारी रखता है। आईआईटी बॉम्बे के पीआरओ ने बताया, एससी-एसटी स्टूडेंट सेल का मकसद छात्रों के एकेडमिक या नॉन एकेडमिक मामलों पर ध्यान देना ही नहीं है। इसके अलावा यह सेल कैंपस में छात्रों को इसके प्रति भी जागरूक करता है कि संस्थान में विविधता का कितना महत्व है। इसके साथ ही नामांकन के दौरान ही छात्रों को इससे जुड़े लेक्चर भी करवाए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पिछले 3.5 साल से उनके संस्थान में जातिगत भेदभाव का किसी तरह का मामला सामने नहीं आया है। इस तरह के विशेष सेल से इतर कॉलेजों में छात्रों के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की भी जरूरत है। इस तरह के सपोर्ट सिस्टम पूरे देश में कई कॉलेजों में नहीं है। दिव्या कंडुकुरी इस विषय में कहती हैं, एक बड़ी समस्या प्रतिनिधित्व की कमी भी है। कॉलेजों में दलित आदिवासी समुदाय के बहुत ही कम प्रोफेसर होते हैं जो हमारी समस्याओं को समझ सकें। उनकी पोस्ट अक्सर खाली ही पड़ी रहती है। जब प्रोफेसरों के बीच ही हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम छात्र किसकी तरफ मदद के लिए देखेंगे। नागरिक शिक्षा की जरूरत। प्रोफेसर थोरात इस बात पर जोर देते हैं कि कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव के मसलों पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। ऐसे ही कार्यक्रम अमेरिका और स्वीडन में चलाए जाते हैं। वो कहते हैं कि भारत को नागरिक शिक्षा के कोर्स की जरूरत है जिससे छात्रों को और अधिक सजग और जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। थोरात कहते हैं, अमेरिका में विविधता की समान समस्या है। वहाँ भी अलग अलग समुदायों के लोग पढ़ाई करने आते हैं, जैसे गोरे, काले, लैटिन या महिलाएं। इसीलिए वहाँ के कॉलेजों में इसके लिए कानून बनाने के साथ साथ नागरिक शिक्षा भी शामिल की गई है। कुछ कॉलेजों में यह कोर्स अनिवार्य है। इस तरह के कोर्स में छात्रों को समानता, न्याय और भेदभाव, गरीबी, रंग भेद, लिंग भेद जैसी समस्याओं का महत्व बताया जाता है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। इससे छात्रों को अलग अलग चीजों का बेहतर तरीके से ज्ञान होता है। छात्र इन भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। हम भी इसी तरह की कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस दिशा में काम नहीं कर रहा है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।